बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 21 में हम इस चैप्टर का लास्ट जो डोमेन है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम उस पे बात करेंगे। और टॉर्क से हम इस लास्ट डोमेन का स्टार्ट लेते हैं और टॉर्क और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको डिस्कस करने के लिए चलिए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, टॉर्क की डिफिनीशन आपके साथ है द टर्निंग इफेक्ट और द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ force is called torque। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉर्क के बारे में पहली बात ये जहन में याद रखें कि टॉर्क प्रोड्यूस करना जो है ये फोर्स का काम है। पहला पॉइंट, ज़रूरी पॉइंट टॉर्क के बारे में क्या है कि प्रोड्यूसिंग टॉर्क is the property of फोर्स। ठीक है, टॉर्क को प्रोड्यूस करना ये किसका काम है? ये आपके साथ फोर्स का काम है। ठीक है, पहली बात हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि नॉट एवरी फोर्स कैन प्रोड्यूस टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करना फोर्स का काम तो है, लेकिन हर एक फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। लेट्स सपोज आपके साथ एक हॉरिजेंटल सरफेस है और उस हॉरिजेंटल सरफेस पे आपके साथ एक बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर आप इस बॉडी पे एक ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे कि जो फोर्स इस बॉडी के कहाँ से पास हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो। ठीक है, तो ये बॉडी जो है ये बिल्कुल कैसे मूव करेगी? ये बिल्कुल आपके साथ ट्रांसलेशनली मूव करेगी और बिल्कुल आगे की तरफ ये मोशन करना शुरू कर देगी। मतलब ये जो फोर्स है ना, मिसाल के तौर पे इस फोर्स को हम F1 कह दें। ये जो फोर्स है इसने इस बॉडी में कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, कोई इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं की। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्स मिसाल के तौर पे हम सेंटर के बजाय इस पॉइंट पे अप्लाई करते, ये लेट्स सपोज F2 दूसरा फोर्स है, तो अब स्टूडेंट्स, अब ये रॉड क्या करता? अब ये रॉड रोटेट करता। तो आपने देखा कि हर फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कुछ ख़ास फोर्सेस होते हैं जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि टॉर्क प्रोड्यूस करना, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, ये काम तो फोर्स का है, लेकिन हर फोर्स आपके साथ टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बातें याद रखें कि जो आपके साथ सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है कि जो फोर्सेस सेंटर से गुज़रते हैं। मिसाल के तौर पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये फोर्स सेंटर से गुज़रता है। इसके अलावा जो फोर्स आपके साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई हो जाए, या जो फोर्स आपके साथ पिवट पे अप्लाई हो जाए, कहाँ पे अप्लाई हो? पिवट पे।
या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जो फोर्स अप्लाई हो स्टूडेंट्स, वो उन फोर्सेस का टॉर्क क्या होता है, उन फोर्सेस का टॉर्क ज़ीरो होता है। वो फोर्सेस कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। और स्टूडेंट्स ये हम आगे ये बात मैथमेटिकली भी साबित करेंगे कि असल में इन फोर्सेस का जो मोमेंट आर्म होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए ये फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, इसके लिए हमें टॉर्क की मैथमेटिकल डिफिनीशन की तरफ आना होगा। और स्टूडेंट्स टॉर्क की मैथमेटिकल डिफिनीशन है कि टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टॉर्क क्या है, ये फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर स्टूडेंट्स ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर ये अगर हम इसे ओपन करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, आर एफ साइन थीटा के, और इसकी डायरेक्शन किसकी इक्वल होगी, वो एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स टॉर्क कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो नंबर वन, टॉर्क मोमेंट आर्म के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। नंबर टू, ये फोर्स पे डिपेंड करेगा। और नंबर थ्री, ये एंगल पे डिपेंड करेगा, किसके दरमियान, फोर्स और आपके साथ मोमेंट आर्म के दरमियान। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स उसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होने जा रहा है जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का अटेम्प्ट किया था। उसी हेडिंग्स में हम ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स फोर्स का टॉर्क का जो है आपके साथ प्रोपोर्शनैलिटी जो होगी मोमेंट आर्म के साथ, वो कैसे होगी, वो बिल्कुल आपके साथ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी। इसी तरह टॉर्क की फोर्स के साथ कैसी प्रोपोर्शनैलिटी होगी स्टूडेंट्स, ये भी आपके साथ स्ट्रेट लाइन बनेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। और स्टूडेंट्स टॉर्क का जो है एंगल के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन भी ऑलरेडी हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, वो आपके साथ साइन थीटा का ग्राफ होगा। मतलब 0 पे रिजल्ट 0, 90 पे आपके साथ पॉजिटिव मैक्सिमम, 180 पे 0, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम, और 360 पे दोबारा 0। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे आप कंसिडर करें कि ये एक रॉड है और ये पॉइंट जो है ये पिवट है, और आप इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और ये इसका मोमेंट आर्म है, तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। या आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क तब प्रोड्यूस होगा जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे या इस डायरेक्शन में, और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जो है वो आपके साथ क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो 90 वाला टॉर्क होता है जिसको पॉजिटिव मैक्सिमम कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो 270 वाला टॉर्क है जिसको नेगेटिव मैक्सिमम कहते हैं, ये वाला टॉर्क आपके साथ क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट्स आपके साथ फैक्टर्स भी डिस्कस हो गए और उनके जो ग्राफ्स थे वो भी टॉर्क के लिए आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशंस की भी बात कर ली कि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स आपसे कहा जाएगा कि टॉर्क ज़ीरो कब हो सकता है, तो उसके लिए आपको पता है कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। टॉर्क पॉजिटिव कब हो सकता है स्टूडेंट्स, वो ये रीजन है 0 से लेकर 180 तक। टॉर्क नेगेटिव कब हो सकता है स्टूडेंट्स, वो ये रीजन है
180 से लेकर 360 तक। ठीक है, तो देखें जिस तरह हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल उन्हीं हेडिंग्स में आप टॉर्क का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ज़रूरी बात की तरफ आते हैं, और वो ये है कि टॉर्क की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉर्क? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टॉर्क की स्टूडेंट्स वही इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंस फोर्स की है। जितना आपके साथ फोर्स इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके साथ टॉर्क भी इम्पोर्टेंट है। अब देखें स्टूडेंट्स, फोर्स क्या काम करता है। ये जो फोर्स है, ये आपके साथ बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। और वो एक्सेलरेशन पर क्या काम करती है, वो बॉडी की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है वो उसे चेंज करती है। अच्छा, यही काम स्टूडेंट्स टॉर्क भी करता है। टॉर्क जो है ये भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं उसे। और जब वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो वो भी एक वेलोसिटी को चेंज करती है, लेकिन उस वेलोसिटी को हम वी नहीं कहते, उसको हम ओमेगा कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी उसे कहते हैं, या उसे हम रोटेशनल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्स जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में करता है, टॉर्क वही काम रोटेशनल मोशन में करता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स, इस फोर्स को और टॉर्क को जाना जाता है बाय द वर्ड स्टेट चेंजर्स। फोर्स और टॉर्क को हम क्या कहते हैं? इनको हम स्टेट चेंजर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क की क्या इम्पोर्टेंस है? टॉर्क की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रोटेशनल स्टेट चेंजर है। और फोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है? फोर्स की इम्पोर्टेंस ये है कि ये ट्रांसलेशनल स्टेट चेंजर है। ठीक है, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस पे बात हो गई। अब ज़रा स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आपके साथ जो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, इसकी प्रोपोर्शनैलिटीज़ पे ज़रा बात करते हैं। अब देखें, किसी इक्वेशन से प्रोपोर्शनैलिटीज़ निकालना और उसे अंडरस्टैंड करना, ये भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो आपको थ्रू आउट द फिज़िक्स हेल्प करता है। किसी इक्वेशन से प्रोपोर्शनैलिटीज़ निकालना और फिर उन प्रोपोर्शनैलिटीज़ को इंटरप्रेट करना, उन प्रोपोर्शनैलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना। अब ये जो फार्मूला है, टॉर्क इज़ इक्वल टू आर एफ, इस फार्मूला की आपके साथ तीन प्रोपोर्शनैलिटीज़ बन सकती है। पहली प्रोपोर्शनैलिटी तब बनेगी जब फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी आपके साथ तब बनेगी जब रेडियस या मोमेंट आर्म क्या होगा? कांस्टेंट। और तीसरी प्रोपोर्शनैलिटी तब बनेगी जब टॉर्क क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो आपके साथ जो है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंट आर्म को। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंसिडर करें कि आपके साथ दो रॉड्स हैं, ठीक है, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड से पिवट है, लेकिन और दोनों पे आप स्टूडेंट्स एक जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बात ज़रूरी है कि फोर्स आपने दोनों पे एक जितना अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जिसका मोमेंट आर्म आपके साथ कम होगा, उसमें टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। और जिसका मोमेंट आर्म आपके साथ ज़्यादा होगा, जैसे ये वाला आर ज़्यादा है, तो इसमें इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। इफ़ R2 is greater than R1,
then torque 2 is also greater than torque 1. तो इसको कहते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर रेडियस कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? फिर टॉर्क का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा? फोर्स के साथ। अब इसका मतलब ये है कि आपके साथ दो रॉड्स हैं, लेकिन उनका जो है मोमेंट आर्म दोनों का क्या है? मोमेंट आर्म दोनों का सेम है, लेकिन एक केस में आपने उस पर स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, दूसरे केस में आपने उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। तो जितना आप फोर्स कम अप्लाई करेंगे उतना आपके साथ टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। तो अगर इसको हम F1 कह दें और इस दूसरे फोर्स को हम F2 कह दें, सो हमारे साथ होगा कि इफ़ F2 इज़ ग्रेटर देन F1 देन टॉर्क 2 इज़ ग्रेटर देन टॉर्क 1। तो मतलब दोनों में क्या है? दोनों में आपके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये ग्राफ पहले भी पढ़ा है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटीज़ में इसे दोबारा भी बना लेते हैं। टॉर्क और रेडियस का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसी तरह टॉर्क और फोर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? वो भी आपके साथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्टूडेंट्स, जब टॉर्क कांस्टेंट होगा तो फिर कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी आएगी? स्टूडेंट्स, जब टॉर्क कांस्टेंट होगा तो फिर आपके साथ फोर्स और मोमेंट आर्म में कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी आएगी? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। और स्टूडेंट्स, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसे होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियल डीके होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है? इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके साथ एक नट है, ठीक है? आपके साथ एक नट है और ये इस नट को आपने ओपन करना है। जिस तरह आपके साथ गाड़ी के जो टायर्स होते हैं तो उन पे जो नट्स लगे होते हैं, उन पे जो बॉल्ट्स लगी होती हैं, उन बॉल्ट्स को ओपन करने का हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसके साथ एक लॉन्गर आर्म होती है, ठीक है? एक लॉन्गर आर्म होती है और हम इस इंस्ट्रूमेंट से इस बॉल्ट को क्या करते हैं? अनटाइटन करते हैं। तो स्टूडेंट, ज़रा एक बात बताएं कि अगर आपके साथ एक इंस्ट्रूमेंट नंबर ए है और एक आपके साथ वही दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका आर्म इतना लंबा नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है? बी है। आप ज़रा ये बात विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम इस बॉल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। तो आप आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे कि आपके साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट ए है, इससे हम आसानी से इस बॉल्ट को खोल सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ए का रेडियस जो है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ए का रेडियस ज़्यादा है। जब रेडियस ज़्यादा है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो उस बॉल्ट को आप इजीली जो है वो ओपन कर पाएंगे। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी की क्या इंटरप्रिटेशन है? इस प्रोपोर्शनैलिटी की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपके साथ मोमेंट आर्म बढ़ता है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन कब? जब टॉर्क क्या हो? जब टॉर्क आपके साथ कांस्टेंट हो। स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया है कि ये जो हमारे साथ डोर्स होते हैं, इनके जो हैंडल्स होते हैं आपके साथ इन डोर्स के, ये बिल्कुल एजेस पे क्यों लगाए जाते हैं? ये तो आपके साथ वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट हुआ। ये हैंडल्स बिल्कुल एजेस पे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इनके मोमेंट आर्म्स जो हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो।
मोमेंट आर्म्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल होंगे तो इस दरवाज़े को खोलने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब अगर दरवाज़े का हैंडल बिल्कुल दरमियान में लगा होता तो स्टूडेंट्स इस दरवाज़े में टॉर्क प्रोड्यूस करना और इस दरवाज़े को ओपन करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो जब आपके साथ मोमेंट आर्म बढ़ता है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, इन प्रोपोर्शनैलिटीज़ को डिस्कस करने के बाद टॉर्क का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स और उनके कंडीशंस पे डिस्कशन करेंगे और फिर जो है इसी इक्विलिब्रियम के डोमेन में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं, तो स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही फिर आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।